रायबरेली में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्री दिनेश प्रताप ने शहर में झाड़ू लगाते हुए स्वच्छता का संदेश पूरे देश को दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के आदेशानुसार हम लोगों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। शहर स्वच्छ रहे, गांव स्वच्छ रहे, घर स्वच्छ रहे, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है और उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया था। और हम देशवासियों को खुशी है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, तब से आज तक लगातार ये अभियान का रूप और गांव-गांव, गली-गली लोग अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को स्वच्छ रखने में पूरी तरह से कामयाब है। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि एक संदेश है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का, कि हमको अपना घर, अपना गाँव, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर स्वच्छ रखना चाहिए। श्रावस्ती में शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर दुर्गा मंदिरों और दुर्गा पंडाल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों की साफ सफाई, रंग रोगन, ज्योति कलश की साफ सफाई के साथ ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं। देवी मंदिरों में दर्शन के लिए पार्किंग व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर यानी कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है और 12 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले कारीगर मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जिले के बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर दुकानों पर भीड़ लगने लगी है, जिससे बाजारों में चहल पहल भी बढ़ गई है। हम 2 वर्ष होगा भिनगा में सर जी काम करत। इससे पहले कहाँ बनाते? इससे पहले भरसैया चौराहा कारखाना है हमारा सर जी, वहाँ पर पूरा काम करते हैं। वहीं से अब भिनगा में डाल दिए हैं सर जी। यहाँ भिनगा 45 मूर्ति बनाए हैं। 3 मूर्ति कम पड़ गई हैं, वो सर जी कल सुबह आएंगी। अच्छा, जितनी मूर्ति बनाए थे वो सब बुक हो गई? जी, सारी मूर्ति हमारी बिक गई है। कब से नवरात्र प्रारंभ हुआ? सर जी ये नवरात्र बस 2-3 बाद, मतलब कल से मूर्ति उठेगा सर। 3 तारीख को नवरात्र चालू है सर। लखीमपुर की नगर पंचायत खीरी में व्याप्त भ्रष्टाचार और धार्मिक पक्षपात के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलेगा। धरने पर बैठे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सपा की नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उनकी ओर से धार्मिक चश्मे से विकास कार्य किए जा रहे हैं। 10 सूत्रीय मांग पत्र में कहा गया है कि मार्च में कस्बे में रामलीला पार्क के निर्माण के लिए टेंडर हुआ था, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू तक नहीं किया गया है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं वो नगर पंचायत खीरी की अध्यक्षा श्रीमती उजमा दी के द्वारा जो धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमने लगभग 10 सूत्री मांगे हमारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पंचायत खीरी को रामलीला पार्क के निर्माण के लिए लगभग 7 माह पहले धन उपलब्ध करा दिया है। मार्च 2024 को इन्होंने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है संबंधित फर्म को उसके निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का निर्माण इन्होंने शुरू नहीं किया है। बात तो किया जा रहा है, जब से समाजवादी की उजमा चेयरमैन बनी है तब से हमारे हिंदू समाज के साथ भेदभाव किया जाता है। चाहे सावन की जो है कांवड़ यात्रा निकल रही हो, चाहे जो है नवरात्र चल रहे हो, चाहे शमशान घाट हो, तो शमशान घाट को देख लीजिए। 2-3 शमशान घाट है जहाँ सब जंगल खड़ा हुआ है। भेदभाव नहीं तो ये क्या हो रहा है? समाजवादी की चेयरमैन उजमा भी और उनके देवर, उनके पति सभी जो है परिवारवाद हावी है, भ्रष्टाचार, तानाशाही, यही सब इन्हीं सब वजहों की वजह से जो है आज ये लोग धरने पर बैठे गए। इनके माइनॉरिटी में है, हमारे कस्बे में जो है हिंदू समाज माइनॉरिटी में है, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए, ना कि किसी के धार्मिक जो है स्थलों से जो है भेदभाव करना चाहिए। नगर पंचायत में भेदभाव हो रहा है। कोई भी कार्यकर्ता अगर जाता है या कोई भी एक आम आदमी जाता है, कोई काम होता है तो उसको एक जो है बेइज्जत किया जाता है, वहाँ से हट भगा दिया जाता है। अभी हम 3 महीना पहले हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी को हमने एक विज्ञापन अपना दिया था, तो वहाँ पे वकील बाबू ने मतलब जो है वहाँ से उससे बदतमीजी से बात की। एक वहीं का कर्मचारी कुर्सी डाल दिया, तो उन्होंने मतलब कर्मचारी को हड़का दिया कि तुमने कुर्सी क्यों डाल दिया।
ये कुर्सी काबिल नहीं है, मतलब बहुत भेदभाव होता है। मांग मेरी यही है कि सारे शमशान घाटों की आप देख लीजिए, कोई सफाई कभी नहीं होती है, ना कोई कुछ होता है, और जो है पार्क की तरह निर्माण। देखिए काम हो रहा है, बात करने का इल्जाम तो किसी पर भी लगाया जा सकता है। कोई किसी भी तरह किसी भी कोई काम का कभी भी कोई जांच करा सकता है। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, सब फेयर काम हो रहा है, सब सरकार की मंशा के अनुसार काम हो रहा है। रामलीला में जो टेंडर हुआ था उसमें समय सीमा थी, उसके बावजूद समय सीमा में वो काम नहीं हुआ, तो क्या लगता है? वो जमीन चूंकि राजस्व विभाग ने दिया था, वो अभी बरसात हो गया है, राजस्व विभाग बरसात पानी लग गया है, पानी लग गया है। जब पानी सूख जाएगा उसके बाद से उसका नाप करके और वहाँ पे काम शुरू किया जाएगा। अब बात करेंगे मैनपुरी से खबर की, जहां करहल सीएचसी में एक स्टाफ नर्स ने नेग न मिलने पर नवजात को 40 मिनट तक लेबर रूम में मेज पर रख दिया, जिससे नवजात की मौत हो गई। आरोप है कि डिलीवरी के बाद नर्स ने युवक से पैसे मांगे और जब युवक ने पैसे नहीं दिए तो नर्स ने बच्चे को लेबर रूम की मेज पर रख दिया। साथ ही पीड़ित को धमकी दी कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक बच्चा भी नहीं मिलेगा। इसी बीच बच्चे की मौत हो गई। मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से कर नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने सीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल नर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अस्पताल से हटा दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। को ले जाए कि नहीं नहीं नहीं, आप क्या हमसे ज्यादा जानती हो, हम डॉक्टर हैं, आपको क्या ये वो न 50 बात है हमसे कहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, वो मरीज है तो वहाँ पे फिर हमने बार बार जैसे हम बोलते थे कहती आप तो बार बार आ जाती हो, तो हमारे मरीज को दिक्कत थी तो हम बार बार भाई जाएंगे। फिर इन्होंने जैसे तैसे करके 4 बजा लिए हैं। जब वो एक और काली थी, हम उसका नाम नहीं जानते वो कौन है, आशा से हमने पूछा, नहीं यहाँ स्टाफ बहुत कम है, तो ये बोलती है कि जब जरूरत पड़ेगी तो बाहर से आ जाएगा। हमें ये पता नहीं था यही डॉक्टर नहीं है, ये बोलो कि यही डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि तो लगभग मेरे पास पैसे, हमने पहले तो विरोध किया इस चीज़ का कि पैसे तो नहीं है हमारे पास और हम देने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने आशा ने बोला कि सभी पर लगते हैं ये पैसे। उसके बाद जनरल वार्ड में वाइफ को लिटा दिया गया। फिर हमने अपने जब बच्चा दिया उन्होंने तो हम लोग परेशान बहुत हो गए थे। फिर हमने इधर उधर से करके पैसे 5100 रुपये दिए उनको। मतलब बच्चा अलग लेटा था और माँ अलग थी? जी जी जी, माँ वार्ड में लेटी हुई थी, बच्चा जहाँ लेबर रूम था वहाँ था टेबल पे कपड़े में। फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने अपनी माता जी को पैसे दिए और उन्होंने डिलीवरी रूम में उनको पैसे दिए। तो ये समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ, और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर लिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जांच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जांच में ये सामने आ जाएगा और यदि किसी की लापरवाही, शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। और राजमोहन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राज, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास और कब का ये पूरा प्रकरण है? जैसे कि हम आपको बता दें, पूरा प्रकरण 18 तारीख को शाम को एक व्यक्ति अपनी वाइफ को लेके पहुंचता है सीएचसी करहल पे जब पहुंचता है तो उसकी जच्चा बच्चा होने के साथ तो उसके अंदर दर्द होने लगते हैं। तो उसको जब सुबह जाके डिलीवरी होती है, सुबह 19 तारीख को सुबह 4 बजे जब डिलीवरी होने के बाद एक वहाँ पे स्टाफ नर्स थी, वो अपने आप को डॉक्टर बताती है। डॉक्टर ज्योति भदौरिया करके स्टाफ थी, तो उसने डिलीवरी की। डिलीवरी करने के बाद बच्चे को जब डिलीवरी होगी तो उसे कपड़े में लपेट के लेबर टेबल पर रख के आ गई। उसके बाद परिजनों से उसने नेक की मांग की, जिसे नेक कहते हैं, कि उससे कहा कि 5100 रुपए मुझे चाहिए। लेकिन पीड़ित था, वो गरीब था, गरीब देने को उसके पास गुंजाइश नहीं थी। हालांकि उसने जैसे भी करके उन लोगों को पैसे 5100 रुपए दिए। काफी समय होने के बाद बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसने फिर जो स्टाफ नर्स थी उसने परिजनों को बच्चा दे दिया कि आप कहीं भी जाके दिखा दीजिए। जब परिजन अपने बच्चे को लेके सैपई मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये हालांकि मैनपुरी में एक ही सीएचसी की नहीं, हर सीएचसी पे यही चलता है कि स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
डिलीवरी के नाम पे लोगों से पैसे ऐंठते हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर राज, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, क्या इससे पहले भी नेक की वजह से कोई पीड़ित को परेशानी हुई हो या फिर किसी की मौत हुई हो? ये तो अमूमन है मैनपुरी में हर सीएचसी पे ये देखने की बात होती है। हर सीएचसी पे पीड़ित, कुछ लोग कहने के लिए इन्हें कुछ कैमरे पे नहीं बोलते हैं, लेकिन डिलीवरी के नाम पे वो लोग पैसे ऐंठते हैं, हर पे ही पैसे लेते हैं। हालांकि इस प्रकरण को जब संज्ञान में अधिकारियों के संज्ञान में जब पीड़ित ने अपना एप्लीकेशन शिकायत पत्र दिया है, शिकायत पत्र में जब आया है अधिकारियों के सामने संज्ञान में, तब उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन वो कभी जांच नहीं होती इन चीजों पे। जी। अच्छा, आपने कहा इससे पहले भी, और ये सिर्फ एक सीएचसी का नहीं, सभी सीएचसी का मामला है, तो क्यों यहाँ पर अधिकारियों की नजरें नहीं जाती हैं? ये प्रमुखता से मामला उठा, इसलिए अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन ऐसे कितने मामले होंगे जहाँ कई जाने चली गई हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ये तो मैनपुरी में अनुभव सभी जनपदों में, लेकिन मैनपुरी में कुछ खासकर ये अधिकारी है, जब अधिकारी कोई पीड़ित जब अपना एप्लीकेशन शिकायती पत्र देता है तब जाके प्रशासन की आंखें खुलती हैं। ये तो अमूमन ही मैनपुरी में ज्यादा से ज्यादा लोगों से, चाहे बुजला अस्पताल आप ले लो, चाहे किसी भी सीएचसी पे ले लो, जो सरकारी सुविधाएं वो पब्लिकों को नहीं देते, वो लोग पैसे लेते हैं डिलीवरी के नाम पे। जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राज, और जानकारी के लिए। हमीरपुर जिले में आबकारी विभाग में बिना परमिट की टैक्सियां चलाने का मामला सामने आया है, जहां आबकारी अधिकारी अवधेश राम बिना टैक्सी परमिट की गाड़ियों से ही सरकारी काम कर रहे हैं। बिना परमिट की गाड़ियों का इस्तेमाल होने से सरकार को हर साल राजस्व में नुकसान हो रहा है। नहीं, किसी भी अगर सरकारी विभाग में कोई वाहन अगर किराए पे लिया गया है तो वह टैक्सी परमिट युक्त होना चाहिए, और ऐसा अगर आप लोगों ने अभी संज्ञान में लाया है तो हम आबकारी विभाग को अभी पत्र भी प्रेषित करेंगे, उनसे वार्ता भी कर लेंगे कि ऐसा किस दशा में किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, ये गलत है। क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर? हाँ, अवश्य होगी। उनको अभी मैं आबकारी अधिकारी से बात भी कर लेता हूँ और उनको पत्र भी लिखूंगा कि इसको टैक्सी परमिट करा लें। तो हमीरपुर का ये मामला है, जहां पर बिना परमिट के अधिकारियों ने अब जो है वाहन पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आबकारी विभाग में बिना परमिट की गाड़ियां चलाई जा रही हैं। अगर कोई विभाग, सरकारी विभाग कोई गाड़ी लेता है किराए पर तो परमिट होना ज़रूरी है, लेकिन कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनके पास परमिट ही नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। और हमारे संवाददाता शीलू निषाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शीलू, क्या जानकारी है पूरे मामले में? कितने लंबे वक्त से बिना परमिट के विभागों में गाड़ियां दौड़ रही हैं? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जिला आबकारी विभाग का है, जहाँ पे करीब काफी समय से बिना परमिट की गाड़ी चली थी, प्राइवेट गाड़ियां जो लगाई गई थी, लेकिन उसमें बिना परमिट के होने के साथ जो राजस्व है उसको काफी तक हानि हो रही है। धड़ल्ले से आबकारी विभाग में चल रही, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसके बाद में जब हम लोगों ने ART से बात की तो उन्होंने कहा इसमें हम पत्र लिखेंगे, उसके बाद में जो कड़ी कार्रवाई होगी वैसे करेंगे, ताकि और जो भी हो सके तो वो टैक्सी परमिट पे, जो भी जहाँ पे विभाग में कोई भी गाड़ियां लगाई जाएंगी उनको विभाग में लगने के बाद टैक्सी परमिट करके ही चलाना अलाउ होता है, लेकिन अगर नहीं चल रही तो उन पर कार्रवाई करी जाएगी। जी अच्छा, आबकारी विभाग के अलावा भी कोई विभाग है जहाँ पर इस तरह से बिना परमिट की गाड़ियां चलाई जा रही हैं? जी, अभी तक तो सिर्फ आबकारी विभाग का ही वीडियो वायरल हुआ है, और उसके बाद में लगातार ART साहब ने कहा जितने भी विभाग सारी जगह पे हम जांच करवाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शीलू जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रामपुर के कोतवाली मिलक थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव में ग्रामीणों ने चोरी करते 2 बदमाशों को पकड़ लिया और उनके बाद दोनों बदमाशों की रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया है।
बरेली के विशारदगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पासबुक, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, एसबीआई ग्रीन रेमिटर कार्ड बनाने वाले शातिर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों युवकों के कब्जे से ये सभी कार्ड बनाने की मशीनें जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहल्ला नया बाजार, कस्बा व थाना विशारदगंज की एक दुकान वैभव इंटरनेट एवं कम्युनिकेशन सेंटर से 2 व्यक्तियों जिनके नाम आशीष कुमार मित्तल सनाप स्वर्गीय ओम प्रकाश मित्तल व सूरज सनाप केवल मौर्य निवासी वार्ड नंबर 6 कस्बा व थाना विशारदगंज जिला बरेली को फर्जी तरीके से पासबुक, चेकबुक, क्लोन थंब, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार KYC फॉर्म, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, एसबीआई ग्रीन रेमिटर्स कार्ड आदि फर्जी सामग्री बनाने वाले उपकरणों व सामग्रियों के साथ हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ इन व्यक्तियों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के दूसरे व्यक्ति के नाम आधार कार्ड बनाने वाली रजिस्टर्ड मशीन को फर्जी थंब क्लोन बनाकर गलत तरीके से विशारदगंज में इस्तेमाल किया जा रहा था। उपरोक्त के संबंध में इनके विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। कानपुर में व्यापारियों के लगातार बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं, जिसे लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारी स्टेट जीएसटी कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों के साथ स्टेट जीएसटी अधिकारी की तरफ से किए जा रहे उत्पीड़न का विरोध करते हुए अपर आयुक्त का ज्ञापन सौंपा गया और 3 दिन में निस्तारण कराने की मांग की गई है। मंडल जिंदाबाद, 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि वैट के बकाये को लेकर कारोबारियों के बैंक खाते बिना नोटिस सीज किए गए हैं। भुगतान रोकने या किसी बैंक ट्रांजैक्शन के फंसने पर कारोबारी जब बैंक में पता कर रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने उनके बैंक खातों को सीज कराया है। लिहाजा कारोबारियों में भारी आक्रोश है। खबर है कि ऐसे कारोबारियों की संख्या हजारों में है और सबसे बड़ा संकट यह है कि त्योहार के मौके पर बैंक खाते सीज होने से विक्रेताओं को भुगतान तक नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से उनके ऑर्डर निरस्त हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि 2010 से लेके 2016 तक जो है लगातार वैट था। उसके जो नोटिस थे, उनकी फाइलें भी यहाँ से विभाग से गायब हैं, उनके खाते सीज किए जा रहे हैं, जबकि ये नियम जो है वो जीएसटी के अंतर्गत आता है। दूसरी मांग ये कि सचल दल इकाइयों द्वारा लगातार गाड़ियों के छोटी छोटी कमी निकाल के उनको पकड़ के और अंदर ले आया जाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि विभाग के लोग यहाँ पर व्यापारियों को बुला के उनसे मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, उनको बुला के लगातार ये बात कहते हैं कि आप यहाँ आके अपना केस कराइए, जबकि एकल विंडो और फेसलेस स्कीम के तहत मोदी जी ने भी कहा है कि फेसलेस होना चाहिए और सारे विभाग फेसलेस हो गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ व्यापारियों को बुलाया जाता है। जो व्यापारी नहीं आना चाहते हैं, उनके अगर प्रतिनिधि आता है तो उससे जो है पैसों की मांग की जाती है। ये लोग बिल्कुल साफ हम लोग कह रहे हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में, और सबसे बड़ी बात आज विभाग के अधिकारियों को बताई है कि विभाग के कुछ अधिकारी ऐसा चाह रहे हैं कि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन के मद्देनजर ऑनलाइन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय व्यापारियों को लगातार उनको परेशान किया जा रहा है, उनके खाते सीज किए जा रहे हैं, जिससे वह उनका व्यापार प्रभावित हो जाए, वो यहाँ के चक्कर लगाते रहें और त्योहार उनका जो है वो ऑनलाइन कंपनियां ले जाएंगी। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी और तमाम व्यापारी स्टेट जीएसटी कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों का कहना है कि छोटी छोटी कमी निकालकर सचल दस्ता गाड़ी उठा लेते हैं। पेनल्टी का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि 2010 से 2017 तक वैट के समय का बकाया दिखाकर अधिकारी बैंक सीज कर रहे हैं, जिस कारण व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। आगामी त्योहार को देखते हुए इसी तरह की गलत कार्रवाई बताकर वसूली की जा रही है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने बताया कि बिना मतलब के कमी निकालकर गाड़ी उठा ले जाते हैं, कमी बताकर पेनल्टी वसूलते हैं। सचल दल की मनमानी जारी है। देखिए, सबसे बड़ा विषय इस समय ये है कि दीपावली के समय त्यौहार, हमें लगता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार जो 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, दीपावली। व्यापारियों को उम्मीद रहती है कि दीपावली आएगी तो हमारी माल की बिक्री होगी और सब लोग इसी उम्मीद में दीपावली का इंतजार करते हैं। उस समय कानपुर में सैकड़ों व्यापारियों के खाते सीज कर देना बिना नोटिस दिए। नियम ये है कि नोटिस दीजिए, उसका जवाब लीजिए। और वैट के समय के 2010 से लेकर के 2016 तक के, हालांकि 17 में भी 3 महीने जीएसटी था,
उस समय के लेकर के मामले अगर सीज कर दिए जाएंगे, व्यापारी को बताया नहीं जाएगा, सीधे अमीन बैंक में जाता है, अकाउंट सीज करता है, और जब व्यापारी को पता चलता है कि हमारा अकाउंट सीज कर दिया गया, जब बैंक से आता है फ़ोन, तब वहाँ से नोटिस उसको मिलती है जो बैंक में दी गई। तब यहाँ पर जब व्यापारी आता है तो पता चलता है कि फाइल ही नहीं मिल रही है, और केस उसका हो चुका है 2010 यानी कि 13 साल 14 साल पहले 10-11 में केस तो हर एक का हो चुका होगा। अगर ना होता तो ये छोड़ता विभाग। इतने साल बाद हम लोगों ने कहा है कि 3 दिन में अगर निस्तारण नहीं हुआ, बैंक अकाउंट जो सीज किए गए नहीं खोले गए, तो हम यहाँ बाहर बैठ करके 1 दिन या अनिश्चितकालीन का अनशन करने की योजना बना रहे हैं। आरोप है कि जिस बकाया की बात स्टेट जीएसटी के अधिकारी कर रहे हैं, उसकी नोटिस पहले व्यापारी को देना चाहिए। उसे पता तो चले कि बकाया किस चीज का है। बताने और नोटिस देने के बजाय सीधे बैंक सीज किया जा रहा है, जो कि गलत है। ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि 3 दिन का अल्टीमेटम अपर आयुक्त जीएसटी को दिया है कि निस्तारण कराएं, अन्यथा जीएसटी कार्यालय के बाहर 1 दिन से शुरू होने वाला धरना अनिश्चितकाल तक होगा। आप उसका निस्तारण करिए, अन्यथा व्यापारी समाज पूरा यहाँ पर बाहर बैठा होगा। दूसरी, सचल दल, एसआईबी, इन सब की बात हम पहले भी उठा चुके हैं, आज भी उठाई। व्यापारियों को परेशान किया जाता है, केवल छोटी सी कमी, कहीं 1-2 नंबर की इनवाइस नंबर की कमी, कहीं ईवे बिल में है, या कहीं छोटी सी कमी को लेकर गाड़ी पकड़ के लाते हैं और पेनाल्टी जमा कराने का दबाव बनाते हैं कि हम आपकी छुड़वा देंगे। छुड़वा क्या देंगे? एक प्रमुख अधिकारी अभी आए हैं प्रदेश में, उनका दबाव है कि अपील जो व्यापारी करे पेनाल्टी केस में ली जाए, चाहे सभी के अपील हो, उसमें विभाग के पक्ष में अपील का निस्तारण हो, यानी कि व्यापारी पैसा जमा कर दे, उसके बाद विभाग के पक्ष में, यानी कि पैसा आपका नहीं मिलना है। इन सब बातों को लेकर हम यहाँ आए हैं। अगर विभाग नहीं चेता, उसने व्यापारियों के हित में फैसले नहीं किए, तो ये आंदोलन और तेज़ किया जाएगा। हम लखनऊ तक हालांकि बात पहुँचाने जाएंगे, लेकिन ये कानपुर के जीएसटी विभाग को, स्टेट जीएसटी विभाग को चेतावनी है कि 3 दिन में इसका निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कारोबारियों के आरोप पर अपर आयुक्त जीएसटी ग्रेड 1 ने बताया कि व्यापारियों ने समस्या से जुड़ा ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया कि 2010 से 2017 के बीच वैट के समय का बकाया है, उसी की रिकवरी हो रही है। सचल दल या फिर अन्य अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ वसूली की शिकायत की गई है, उसके बारे में भी पता लगाया जाएगा। जनरली वैट में जो फर्में फिर जीएसटी माइग्रेट कर गई हैं, उनका बकाया वसूल करने का 2 तरीका होता है। एक तो है कि उनका DRC 07 जारी करके उनके क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ करके, या फिर जो है कि अगर क्रेडिट लेजर में और कैश लेजर में पैसा नहीं है तो उनसे जो है फिर बैंक अटैचमेंट कार्रवाई होती है। एक प्रक्रिया है जीएसटी के थ्रू होती है, एक होता है कि वैट के थ्रू होती है। तो दोनों ही विधिक रूप से मान्य है, जीएसटी के थ्रू भी और वैट के थ्रू भी। तो चूँकि पुरानी